हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 12 जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के आगे के हिस्से को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जितने बचे हुए टॉपिक हैं मिनरल न्यूट्रिशन के उन सभी को और सबको डिस्कस करके इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में एंड करेंगे। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की पहली टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। वो आप लोगों को मेरे वीडियो में अच्छे से मिल जाएगी, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली समझना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका जो एब्जॉर्ब करेगा प्लांट सॉइल से करेगा, तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस मैकेनिज्म से वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissue और organs। इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो स्टडी किया गया ना कि मैकेनिज्म जानने के लिए वो प्लांट के टिश्यू, ऑर्गन और आइसोलेटेड सेल में किया गया। The process of absorption can be demarcated into two main phases। अब जो कह रहा है एब्जॉर्प्शन का जो फेज होता है ना वो दो में भी फेज में बटा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या है वो दो फेज वो देखते हैं। इन द फर्स्ट फेज एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स, द एपोप्लास्ट इज पैसिव। In the second phase of uptake, the ions are taken slowly into the inner space, the symplast of the cell। तो इसमें क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल का वो दो फेज में हो रहा है। पहले फेज को कहते हैं एपोप्लास्ट जो कि पैसिव होता है, दूसरे को कहते हैं सिम्प्लास्ट जो कि एक्टिव होता है। ठीक है, तो एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में जो आपका जो जब रूट का जो सेल है एपिडर्मिस से होगा, तो जब वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब जब होगा ना तो जो जो खाली जगह होता है सेल में वहाँ पे मिनरल का अपटेक होता है। ठीक है, तो खाली जगह में होता है तो जल्दी जल्दी हो जाए, तो खाली जगह को जल्दी भरते हैं लोग, तो वहाँ पे जल्दी अपटेक होता है। ठीक है, वो प्रोसेस फास्ट होता है। तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका जो स्पेस होंगे सेल के बाहर या सेल में उसी में होते हैं, उसको कहते हैं एपोप्लास्ट। और वो पैसिव होता है क्योंकि उसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी। दूसरा फेज जो होता है वो होता है सिम्प्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना उसके थ्रू एंटर किया जाता है मिनरल न्यूट्रिशन को। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल ये बोलिए सेलेक्टिवली परमेबल, वो सेलेक्ट करके ही कुछ एलिमेंट्स को जाने देता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको जाने नहीं देगा, इसलिए ये स्लो होता है। कैसे हम लोग कहीं भी लाइन बन लगाते हैं वहाँ चेक करता है तो स्लो प्रोसेस हो जाता है, वही चीज़ है। तो एपोप्लास्ट में स्पेस में एब्जॉर्ब करता है तो वो हो गया फास्ट पैसिव, और सिम्प्लास्ट हो गया जिसमें कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो सेल के अंदर है उसमें जाता है आयन, स्लो होता है अंदर के स्पेस में, वो हो गया सिम्प्लास्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The passive movement of ions into the apoplast usually occurs through ion channels, the transmembrane proteins that function as selective pores. On the other hand, the entry or exit of ions to and from the symplast requires the expenditure of metabolic energy, which is an active process। तो इसमें यह कह रहा है कि जो मूवमेंट मैंने बताया क्यों एक्टिव है क्यों पैसिव है, तो जो एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए वो पैसिव है। उसमें कैसे होगा, तो एक आयंस चैनल बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल में उस पर एक आयंस चैनल बने होते हैं, जो कि एक आयंस चैनल क्या होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। उसमें एक सेलेक्टिव पोर्स होगा, मीन्स की जो सेलेक्शन करने वाला छेद, तो उसी के थ्रू उनका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हो गया एपोप्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में कैसे होगा, तो सिम्प्लास्ट में जो होता है उसमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उसको मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, वहाँ पे कोई पोर नहीं होगा जिससे कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए, वो मेम्ब्रेन से होते हुए गुजरेगा, तो वहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। सॉरी,
देखिए अब फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स जो होता है, जो आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, ये दो तरह का होगा, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स। इनफ्लक्स क्या है और ई फ्लक्स क्या है ये देख लेते हैं। जब आयन का मूवमेंट सेल के अंदर होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनफ्लक्स, वर्ड ही बता रहा है, इन अंदर की ओर। और ई फ्लक्स क्या होगा, जब आयंस का मूवमेंट जो हो रहा है वो सेल के बाहर में होगा, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, ई फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि अब एक एक लाइन करके मैं बता रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मिनरल सॉल्ट्स are translocated through xylem along with the ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpirational pool. देख गया है कि एक इसके पहले की एक चैप्टर थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें मैंने बढ़िया से अच्छे से बताया कि कैसे वाटर मिनरल इस सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, कैसे लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, जो रूट से ऊपर अपर पार्ट तक जाता है, तो उसमें अच्छे से बताया। तो वो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा ना, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ये टॉपिक देखिएगा ना, तो ईजी समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि बोल रहा है कि जो ट्रांसपिरेशनल पूल होता है, जो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर का इवापोरेशन होता है प्लांट के लीफ से, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल पूल एक फोर्स जनरेट करता है, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, जो वाटर होता है वो जो जाइलम के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसी के थ्रू क्या है कि मिनरल सॉल्ट ये सब अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप shows the presence of mineral salts in it. Use of radioisotope of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. You have already discussed the movement of water in xylem chapter 11. देखिए यहाँ लिखा हुआ, हम लोगों ने चैप्टर 11 में मैंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत एकदम धीरे से एक एक वर्ड समझाया। अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ना, सब सिंपल तरीके से बनाई है और सब में लाइन बाय लाइन पढ़ाया। तो आप लोग अगर देखिएगा तो आप लोग को हर एक चैप्टर जो बायोलॉजी का ना वो ईजी हो जाएगा, आप लोग को कोई डर ही नहीं रहेगा। बाद में यार यार इतना ईजी था चैप्टर, इतना ईजी है बायोलॉजी, और कुछ करना नहीं है, कोई पैसे का खर्चा करना नहीं है, फ्री में आप लोग को मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि ट्यूशन ये सब का चक्कर छोड़िए, पैसा बचाइए और आराम से फ्री में ये सब वीडियो देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपने पढ़ाई में आते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि जब जाइलम सैप का एनालिसिस किया गया तो उसमें देखा गया कि उसमें वाटर के साथ मिनरल सॉल्ट भी थे। जाहिर सी बात है, वाटर आएगा तो सिर्फ अपने वाटर थोड़ी आए, उसके अंदर मिनरल्स भी मिले हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपिरेशनल पूल के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉइल एज रिजॉर्वियर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है कि जो सॉइल है, जितने भी इसेंशियल एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर कहाँ होते हैं, सॉइल में होता है। ठीक है, majority of the nutrients that are essential for growth and development of the plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks. देखिए क्या है कि जब बारिश होता है ना, तो उस समय बारिश का पानी और या फिर किसी भी प्रोसेस से जब रॉक्स का, पत्थर का जो टूटना होता है और पानी भी पड़ रहा, कोई अलग तरीके से भी टूटे, तो उसको कहते हैं वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, बेसिकली जो बारिश से हो रहा है ना, उससे वेदरिंग बोलेंगे। तो क्या है कि उससे जो मिनरल्स, जो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो टूट के सॉइल में आ जाते हैं वाटर के थ्रू, और सॉइल में जब आते हैं तो सॉइल में प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है रूट के थ्रू। ठीक है, ये याद रखिएगा। These processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. इसमें यह कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं सब रॉक से आए, रॉक से सॉइल में आए, सॉइल से प्लांट में आए। तो जो कि ये सॉइल से, ये रॉक से आ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट में, प्लांट न्यूट्रिशन में, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मिनरल न्यूट्रिशन कहा जा रहा है। इसीलिए चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो अब आप लोग, कोई भी आप लोग से पूछेगा क्यों चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन, तो आप लोग बता सकते हैं। सॉरी, soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes, hold water, supplies air to the roots and act as a matrix that stabilizes the plant.
मैं कह रहा है कि सॉइल से हम लोग को सिर्फ मिनरल ही नहीं मिलता है, सॉइल से क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि वाटर को भी होल्ड करके रखता है। फिर सॉइल से और क्या मिलेगा, तो अदर माइक्रोब्स मिलेंगे जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फिर कुछ फंगस मिलते हैं, कुछ आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। मीन्स नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में ना वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता प्लांट, अब वो सॉइल में भी नहीं पाया जाता, वो क्या है कि कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं नेचर में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, तब जाके प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, जिससे कि प्लांट स्टेबल रहता है। ठीक है, सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप yield, देयर इज ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स। Both macronutrients NPKs etc. and micronutrients copper, zinc, iron, manganese etc. form component of fertilizers and are applied as per need। इसमें कह रहा है कि डेफिशिएंसी तो होता ही है मिनरल्स का, तो जो डेफिशिएंसी होगा उसको फुलफिल कैसे करेंगे, तो बेसिकली उसके लिए जितने भी फार्मर्स हैं सब उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर जिससे कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें क्या है, मिनरल्स है जो प्लांट को ज़रूरत हो रहे हैं। ठीक है, जो नेचर में नहीं मिल रहे और मैनमेड के थ्रू उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, जैसा मैंने अभी बताया, उसका प्रोसेस पढ़ना है कैसे वो होता है। पहला आता है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है, नाइट्रोजन साइकिल ऐसे बेसिकली आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाएंगे ना तो दो फेज में पढ़िएगा, एक फिजिकल प्रोसेस होता है और एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल है कि ना, ये साइकिल चलता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब फिर जब वो प्लांट मर जा रहा है, वो उसका डिकेड हो जा रहा है, फिर वापस से वो एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज किया जा रहा है, तो इसी को साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट को और मिल रहा है, वो है नाइट्रोजन, चौथे नंबर पर। और नाइट्रोजन का काम क्या क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड, उसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि एमिनो एसिड का मैंने बायोमॉलिक्यूल में उसका फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नहीं पढ़े हैं या आप लोग को लग रहा है कि डर लग रहा है यार कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी वीडियो देखिए, एकदम ईजी वे में मैंने बताया, वहाँ समझ में आ जाएगा। वहाँ एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन्स में होता है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है तो उसमें तो होगा ही। फिर न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन पाया जा रहा है, हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल्स में भी होता है, बहुत सारे विटामिन में भी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। प्लांट compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil। मैंने कह रहा है कि प्लांट जो है वो माइक्रोब के साथ कंपटीशन करता है। जो नाइट्रोजन का अमाउंट नेचर में ठीक है, लेकिन सॉइल में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, तो वो लिमिटेड अमाउंट के लिए वो माइक्रोब के साथ लड़ाई करता है, नहीं हमको दो, हमको दो, हमको चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गले में थोड़ा मेरे दिक्कत हो गया, इसीलिए बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा खांसने का आवाज़ आ रहा होगा। क्या करूँ, मौसम बदल रहा है ना, ठंड का मौसम आ रहा है, कभी गर्मी हो जा रहा है, यार समझ ही नहीं आ रहा नेचर चाहता क्या। Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem। तो जानते हैं नाइट्रोजन लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या है, एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्वेश्चन आएगा, हाँ है, वो नेचुरल के लिए और जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दोनों के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है ताकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए, क्योंकि एक 3 एलिमेंट होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि सॉइल में बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इन्हीं के सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम joined by a very strong triplet covalent bond। The process of a conversion of nitrogen to ammonia is termed as nitrogen fixation।
तो क्या है कि नाइट्रोजन जो नेचर में पाया जा रहा है वो कैसा पाया जा रहा है, जानते हैं हम लोग, N2 के फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में तो नहीं है नाइट्रोजन, डबल फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है वो। तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जब कन्वर्सन होता है कि हाँ भाई अब इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एमोनिया में कन्वर्शन होगा तो उसी को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये दो तरह के हो गए, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल हो जाएंगे जो नेचर में आपका जो में से स्काई में हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लाउड्स में जो कन्वर्सन हो जा रहा है। अब बायोलॉजिकल हो जाएगा जब वो सॉइल में आ रहा है, जब उनका माइक्रोब्स कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल मीन्स कि कोई एनिमल का हो रहा है यहाँ पे इन्वॉल्वेशन, ठीक है। वैसे ये शायद आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In nature, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides. Industrial combustion, forest fires, automobile exhaust, and power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxide. इसमें क्या रहता है कि फिजिकल का बात क्या ना स्काई में होता है, कौन करता है, वहाँ जो लाइटनिंग होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है उसी से नॉर्मल नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। पहले तो मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर पेरोक्साइड बनेगा। फिर इंडस्ट्रियल से कंबशन जो हो रहा है, जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, जंगलों में आग लग रहा है, फिर गाड़ी से, इस सब से जो निकल रहा है धुआं, उसमें भी नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। अब एक प्रोसेस आता है एमोनिफिकेशन। ये क्या होता है, देखिए जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो हो रहा है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बॉडी में पाया जाएगा, जाहिर सी बात है, इनऑर्गेनिक बाहर और ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर। तो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पाया जा रहा है, जब उसका सॉइल में डिकम्पोजिशन होगा और एमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसी को एमोनिफिकेशन बोलेंगे। यहाँ एमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट बनेगा, तब प्लांट में जाएगा, नहीं तो ये वापस एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को एक प्रोसेस बोलते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसी में नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। या तो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो चल जाएगा एटमॉस्फेयर में। अब आता है नाइट्रिफिकेशन। ये क्या होता है ये देखते हैं। एमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस। द नाइट्राइट इज फर्दर oxidized to nitrate with the help of bacteria Nitrobacter. These steps are called nitrification. These nitrifying bacteria are chemioautotrophs. तो देखिए अब क्या है कि नाइट्रिफिकेशन, एमोनिया बना दिया गया एमोनिफिकेशन से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसी को बोलते हैं। तो जब एमोनिया बना तो उसको एमोनिया को पहले कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट में, ठीक है। तो एमोनिया को कन्वर्ट किस में किया, नाइट्राइट में। अब किसके थ्रू, तो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरिया पाए जाएंगे, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरिया के थ्रू एमोनिया जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। जब नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट। इतना जल्दी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसका फिर एक बार कन्वर्सन होगा। तो फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। और कौन बैक्टीरिया हेल्प करेगा यहाँ पे, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या कर रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट बना रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। और फिर उसके बाद प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ना, वो कौन से बैक्टीरिया होंगे, कैमियोऑटोट्रोफ्स, मीन्स ये केमिकल का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं, ये हो गया कैमियोऑटोट्रोफ। द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स। देखिए जैसे मैंने बताया था कि अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। और फिर जब वापस डिकम्पोजिशन होगा सॉइल में, तो एमोनिया से डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाएगा और वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इन लीव्स इट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म एमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द एमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। इसमें क्या होगा कि जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बन के प्लांट एब्जॉर्ब किया, लीव में नाइट्रेट चला गया। अब जो नाइट्रेट गया है लीव्स में, वो अपने आप को फिर से क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा एमोनिया में। और एमोनिया क्या करेगा, फिर एमोनिया जो है वो एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप बनाएगा, मीन्स एमाइन ग्रुप बोलिए या एमिनो ग्रुप, वो बनाएगा। कौन बना रहा है, एमोनिया। एमोनिया क्या बना रहा है, एमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन
by the process of denatrification. Denatrification is carried by a bacteria Pseudomonas and Thiobacillus. ये अभी मैंने कहा था कि एमोनिया से नाइट्राइट बना, प्लांट एब्जॉर्ब किया, और नहीं तो वहाँ जो एमोनिया है वो से वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बन जाएगा N2 और फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और जो दो बैक्टीरिया के थ्रू होता है डीनाइट्रिफिकेशन, वो कौन कौन होता है? सूडोसोमोनास एंड थियोबैसिलस। याद रहेगा। और बार बार ये वीडियो देखिएगा, पॉज करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए तो आप लोग को अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। और अब अगले की टॉपिक है हम लोग का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ। वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म N2 अवेलेबल एबंडेंटली इन द एयर। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो वही कहा था मैंने कि जो नेचर में जो स्काई में हो रहा है जो लाइटनिंग के थ्रू, वो क्या हो रहा है, तो वो बेसिकली हो जा रहा है फिजिकल। अब बायोलॉजिकल में क्या होगा, जहाँ पे आपका बैक्टीरिया इस सब का इन्वॉल्वेशन हो गया कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना, ना कि नाइट्रेट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके डायरेक्ट प्लांट के लिए अवेलेबल करा रहा है। इसे में हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब नाइट्रोजन का जो रिडक्शन हो रहा है, एमोनिया बनाया जा रहा है बैक्टीरिया के थ्रू, तो उसी में क्या बोलते हैं, उसको कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये जो लाइट पड़ता है लाइटनिंग ये सब के थ्रू जब वो कन्वर्ट हो जाएगा एमोनिया में, तो उसको कहेंगे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा होगा, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम होगा इन्वॉल्व नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या करेगा, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके एमोनिया बना देगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ तो समझ में तो आएगा ही। बस आप लोग क्या है ना, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही कि यार ये क्या वीडियो बना रहा है सिंपल वे में, इससे अच्छी वीडियो तो हम लोग को यूट्यूब में मिल जाती है, तो आप लोग 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय तो अपना बर्बाद करते ही होगे। तो वो बर्बाद करने का है ना, तो आप लोग मेरे वीडियो पे करो। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट की वीडियो होती है, 30 से 40 मिनट बर्बाद कर दो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को बाद में कोई गिल्टी फील नहीं होगा कि आप लोगों को लगे यार बर्बाद नहीं किया, ये तो नॉलेज मिल गया हम लोग को। और लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेसिक है। ये जब बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो हायर क्लास में जब आप जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब लेकिन करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोबैक्टर एंड बेजर्निका, while Rhodospirillum is anaerobic and free-living. In addition, a number of cyanobacteria such as Anabina and Nostoc are also free-living nitrogen fixer. अब इसमें कह रहा है कि जो माइक्रोब्स मिल रहे हैं ना नेचर में, जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग कर रहे हैं, वो दो तरीके से मिलेगी, या तो फ्री मिलेंगे या तो किसी प्लांट के साथ अटैच मिलेंगे, जिसको कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो फ्री में कौन कौन से मिलेंगे, एरोबिक और एनारोबिक। सॉरी, एरोबिक में जो मिलेंगे वो एजोबैक्टर मिलेंगे और बेजरिंका मिल जाएंगे, और एनारोबिक में जो मिलेंगे वो है रोडोस्पेरेलम, वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये एरोबिक एनारोबिक। और कुछ और भी बैक्टीरिया होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया में जैसे एनाबीना हो गए, नॉस्टॉक हो गए, तो ये क्या हो गया, ये भी आपके फ्री लिविंग मिलेंगे, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। चलिए, अब आता है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब्स है जो कि प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिली, या तो या बैक्टीरिया होंगे नहीं तो फंगस होंगे। हाँ, जो फंगस होंगे उनको क्या बोलेंगे और जो बैक्टीरिया होंगे उनको क्या बोलेंगे, देखते हैं इसमें।
Several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known. The most prominent among them is the legume bacteria relationship. बोला कि बहुत सारे एसोसिएशन मिलते हैं, जो सबसे कॉमन है वो है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशन। लेग्यूम प्लांट वो हो गए जैसे दलहन जितने हैं ना, हर तरह के दाल, तो वो सब लेग्यूम फैमिली के आ जाता है, लेग्यूमिनेसी। तो वो उसमें जो बैक्टीरिया का एसोसिएशन हो जिससे कि नाइट्रोजन उनको मिलता है, तो उसी लिए कहते हैं लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. The most common association on root is as nodules. These nodules are small outgrowth on the roots. तो बेसिकली क्या है कि जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है ना वो है राइजोबियम, जो कि लेगुमिनस प्लांट में मिल जाएगा। तो ये कुछ प्लांट के नाम है जिनमें राइजोबियम मिल जाएगा, अल्फाल्फा हो गया, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, सब में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ अटैच रहेंगे? रूट हेयर पे, रूट के पास। और कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो रूट नोड्यूल कहलाएगा, ठीक है, नोड्यूल्स उनको कहेंगे। और वो बेसिकली रूट में एक आउट ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोफ्रैंकिया also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plant, that is ulnus. लेगुमिनस प्लांट में तो राइजोबियम है, अब नन लेगुमिनस जो दलहन वाले नहीं है उसमें भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है। वो कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? वो करेगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है जो कि नोड्यूल्स बनाएगा किसके रूट पे? नन लेगुमिनस प्लांट पे। तो नन लेगुमिनस प्लांट पे कौन बना रहा है? फ्रैंकिया, ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम एल्नस। तो both rhizobium and frankia are free living in soil but as symbionts can fix atmospheric nitrogen. तो कह रहा है कि ये सॉइल में तो फ्री मिलता है लेकिन जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो ये सिम्बायोटिक फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ी समय लेना चाहूँगा आप लोगों से, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। Nodule formation. Uproot any one plant of a common pulse just before flowering. You will see near spherical outgrowth on the root. There are nodules. If you cut through them, you will notice the central portion is red or pink. What makes the nodule pink? This is due to the presence of leguminous hemoglobin और लेगोमिन। इसमें ये कह रहा है कि नोड्यूल बन गया, तो नोड्यूल को जब आप प्लांट से अलग करोगे और उसको जब काटोगे नोड्यूल को, तो वो दिखेगा अंदर से लाल और पिंक कलर का। तो क्यों नोड्यूल लाल और पिंक है? क्योंकि उसमें लेगोमिनस का हेमोग्लोबिन मिल रहा है। हेमो मीन्स आयरन होता है जिसके कारण लाल कलर आता है, तो जिसको लेग हेमोग्लोबिन भी बोलेंगे और लेगोमिनस हेमोग्लोबिन, वो नोड्यूल में मिलेगा, उसी कारण नोड्यूल का रेड और पिंक कलर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। Nodule formation involves a sequence of multiple interactions between rhizobium and the roots of the host plant. Principal stages in the nodule formation are summarized as follow. मैं कह रहा है कि राइजोबियम और जो प्लांट का रूट है ना उसमें बहुत बार इंटरेक्शन होता है तब जाके नोड्यूल बनता है। इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, एक एक करके समझते क्या गया है। राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ द रूट्स एंड गेट अटैच्ड to epidermal and root hair cells. The root hair curls and the bacteria invade the root hair. The infection thread is produced carrying the bacteria into the cortex of the root, where they initiate the nodule formation in the cortex of the root. Then the bacteria are released from the thread into the cells, which leads to the differentiation of specialized nitrogen fixing cell. The nodule thus formed establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. These events are depicted in figure 12.4. अभी हम लोग एक फिगर देखने वाला है 12.4, उसमें समझेंगे कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली क्या है कि पहले ढेर सारा बैक्टीरिया आ गया, जैसे राइजोबियम समझिए, तो ढेर सारा राइजोबियम आ गया, पूरा एक ग्रुप बना के आ गया, चलो भाई आज प्लांट के रूट को मारना है, तो ग्रुप बना के आ गया। तो ये एपिडर्मिस होता है प्लांट के ऊपर में, सबसे पहले रूट हेयर में।
तो जैसे कि वो ग्रुप बना के आया, अटैच हुआ, तो उसे रूट हेयर जो है वो मुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा। तो जैसे देखा कि यार ये पीछे हट रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उस समय वो क्या किया, अपना इन्फेक्शन थ्रेड दे दिया रूट हेयर में। तो रूट हेयर में जो इन्फेक्शन थ्रेड हुआ वो एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टेक्स पे पहुंच गया। फिर वो इन्फेक्शन थ्रेड जो कॉर्टेक्स में पहुंचा, उसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो कॉर्टेक्स में एंटर किया, और कॉर्टेक्स में एंटर करते के साथ ही वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल वहाँ पे बना दिया, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग वहाँ हो सके। ठीक है। और जो क्या है कि जो नोड्यूल बना दिया, अब तो नोड्यूल बन गया, और नोड्यूल जो बना उससे अब डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन होने लगा होस्ट का। सॉरी, पहले तो रूट हेयर कर रहा था मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन, अब वहाँ तो नोड्यूल बन गया, तो अब नोड्यूल का क्या काम है, वो भी वही करेगा, वो भी वाटर का नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, लेकिन वाटर का भी वो कनेक्शन बना दिया कि अब डायरेक्ट वाटर मिनरल ये सब एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The nodule contains all the necessary biochemical components such as the enzyme nitrogenase and leg hemoglobin. The enzyme nitrogenase is a molybdenum iron protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. इसमें कह रहा है कि नोड्यूल में सारे तरह के बायोमोलिक्यूल होंगे जो जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। जैसे कि उसमें आ जाएगा आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेज आ जाएगा, और लेग हेमोग्लोबिन, जिससे कि वो लाल दिखता है। ये एंजाइम जो नाइट्रोजिनेज है ये क्या करेगा, ये एक एमोफी प्रोटीन है, मीन्स मॉलिब्डेनम आयरन वाला प्रोटीन है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन हो रहा है एमोनिया में, उसको कैटालाइज करेगा नाइट्रोजन, और जल्दी जल्दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एमोनिया में कन्वर्जन करेगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखिए ये आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से। पहले बैक्टीरिया आया रूट हेयर में, फिर देखिए यहाँ पे कर्ल होना शुरू हो गया, यहाँ पे ग्रुप बनाया, फिर यहाँ से थ्रेड घुसाया, देखिए कैसे अंदर थ्रेड आया, यहाँ बैक्टीरिया पहुँच गया, फिर यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो कॉर्टेक्स में होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स में होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट गया क्या? अच्छा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन आया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो क्या बोलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है एमोनिया। फिर ना उसके बाद नाइट्राइड और नाइट्रेट बनता है। ठीक है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन, द नोड्यूल हैव एडेप्टेशन that ensure that the enzyme is protected from oxygen. To protect these enzymes, the nodule contains an oxygen scavenger called leg hemoglobin. It is interesting to note that these microbes live as aerobes under free living condition where nitrogenase is not operational, but during nitrogen fixing event they become anaerobic, thus protecting the nitrogenase enzyme. You must have noticed in the above reaction that the ammonia synthesized by nitrogenase requires a very high input of energy, 8 ATP for each nitrogen produced. The energy required thus is obtained from the respiration of host cell. तो बेसिकली इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है ना, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एमोनिया बना रहा है, तो उसको क्या करता है, उसको ऑक्सीजन से दूर रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आया तो एंजाइम को काम करने नहीं देगा, वो कन्वर्शन नहीं कर पाएगा। जबकि ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम है, जब ये फ्री लिविंग कंडीशन में सॉइल में है तो एरोबिक कंडीशन में रहता है, वहाँ ऑक्सीजन आता है, उसको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसका एंजाइम को कोई काम नहीं है, वो साइलेंट पड़ा हुआ। और जब उसका नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है, तो वो एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है, तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन से बचा के रखा जाता है। इसमें कौन हेल्प करेगा आपका, लेग हेमोग्लोबिन, वो अपने ऑक्सीजन को वो अपने साथ ले लेता है, इससे वजह से नाइट्रोजन जो नाइट्रोजिनेज है वो एंजाइम ऑक्सीजन से बच जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें बहुत हाई इनपुट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है इस कन्वर्सन में, और एनर्जी कहाँ आएगा, जो होस्ट सेल होते हैं ना उन्हीं से एनर्जी लेगा। कैसे, प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन चलेगा, उसमें एटीपी बनेगा और उसी एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
देखिए ये आप लोग अपने स्क्रीन पे डायग्राम को देख सकते हैं। रेस्पिरेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर 40 में हम लोग को यही डिस्कस करना है, ठीक है। फेट ऑफ एमोनिया, अब एमोनिया के साथ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एमोनिया पहले नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, फिर प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द एमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एमोनियम आयन, मैंने सबसे पहले अमोनियम आयन बनाएगा। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस, द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड हेंस कैन नॉट accumulate in them. Let us now see how the ammonium ions is used to synthesize amino acid in plants. इसमें यह कह रहा है कि प्लांट तो नाइट्रेट के फॉर्म में भी ले लिया और एमोनियम आयन के फॉर्म में, लेकिन एमोनियम आयन के फॉर्म में कम ही लेता है क्योंकि वो एक टॉक्सिक का काम करता है प्लांट के लिए, मीन्स जहर का काम करेगा, इसलिए उसको पहले नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है ज़्यादातर लोग, और फिर लीफ में जाके वो एमोनिया बनता है, फिर वहाँ से एमाइन ग्रुप बनता है अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अब देखना है कि जो एमिनो एमिनो आयंस जो NH4 वो कैसे एमिनो एसिड बनाता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। ये क्या होता है देखते, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेसेस एमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन बिलो। तो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, रिडक्टिव एमिनेशन में एमोनिया जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक तरह का एमिनो एसिड है, ठीक है। अब आता है ट्रांस एमिनेशन में, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, ट्रांस से ही पता चला ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें जो एमिनो एसिड है उसका एक एमिनो ग्रुप को उसे लेके ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, जो दूसरा कीटो एसिड है उसके कीटोनिक ग्रुप के पास, ठीक है। यही हो गया ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या किया, ट्रांसफर किया एमिनो एसिड के एक एमिनो ग्रुप को कीटो एसिड के कीटोनिक ग्रुप तक, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड is the main amino acid from which the transfer of NH2 the epitone group takes place, and other amino acids are formed through transamination. The enzyme transaminase catalyzes all the such reaction. अब transamination तो हो रहा है, क्या हो रहा है जानिए। अब ये कौन सा एंजाइम्स के थ्रू होगा, तो ट्रांसएमिनेशन जो है वो ट्रांसएमिनेज एंजाइम के थ्रू होगा। आज में कौन सा एसिड यूज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड। The two most amides, asparagine and glutamine, found in plants are a structural part of protein. They are formed from two amino acids namely aspartic acid and glutamic acid respectively by addition of another amino group to each. इसमें यह कह रहा है कि प्लांट में जो दो एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो एस्परजिलिन होता है और ग्लूटामिन होते हैं। ये दो तरह के एमिनो एसिड होते हैं, ये सॉरी एमिनो एसिड नहीं होते हैं, ये एमिनो ग्रुप कह सकते हैं। तो एस्परजिन और जो ग्लूटामाइन होते हैं वो एमाइड्स कहेंगे या फिर उसको एमिनो ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये दो तरह के एमिनो एसिड से बनते हैं, कौन से, तो एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जो एस्परजाइन और ग्लूटामाइन है ये प्लांट में जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो याद रखिएगा कि अगर प्लांट का प्रोटीन का स्ट्रक्चरल पार्ट पूछेगा कौन है और ऑप्शन में रहेगा एस्परजिन और ग्लूटामाइन तो आप लोगों को टिक कर देना है उसे, ठीक है। ये कैसे होगा, तो एक एमिनो ग्रुप का जो एक एमिनो एसिड से जो एमिनो ग्रुप है वो ट्रांसफर कर रहा है दूसरे एमिनो एसिड या कीटो एसिड पे, तो उसी से ये बन जा रहा है, ठीक। The hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical. Since amides contain more nitrogen than the amino acid, they are transported to other parts of the plant via xylem vessels. In addition, along with the transpiration stream, the nodules of some plants soybean export the fixed nitrogen as ureates. These compounds also have a particular high nitrogen to carbon ratio. इसमें यह कह रहा है जो हाइड्रोक्साइल पार्ट होता है ना एमिनो एसिड का वो उसको रिप्लेस कर देते हैं NH2 रेडिकल से, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो एमाइड्स है जैसे कि एस्परजिन और ग्लूटामाइन
ये जो एमाइड्स है इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होगा एज कंपेरिजन टू एमिनो एसिड। फिर इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो जाइलम में ही वाटर सब ट्रांसफर होते हैं, तो एमिनो एसिड सब का जो ट्रांसफ़र होगा वो भी जाइलम के ही थ्रू होगा प्लांट के सारे पार्ट में। ठीक है, फिर इसमें नोड्यूल्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करेंगे नोड्यूल्स, तो जो नाइट्रोजन को जो फिक्स्ड कर दिए हैं उसको एज अ यूरेट्स, ठीक है, किस फॉर्म में, एज अ यूरेट्स, यूरेट्स के फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू प्लांट के सारे पार्ट में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूरेट, सॉरी ये वाला। और फिर देखा जाता है कि प्लांट में जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है उसमें देखा जाता है कि नाइट्रोजन का रेशियो ज़्यादा रहता है। चलिए अब यहाँ से चैप्टर का तो ख़त्म हो रहा है। तो समरी में तो हम लोग जानते हैं कि वही सब हम लोग को पढ़ना है जो चैप्टर में लिखा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब हम लोग अपने अगले चैप्टर के साथ जो कि चैप्टर 13 है उसके साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, और बायोलॉजी से डरना नहीं है। मेरी वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। चलिए बाय बाय।